हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न हमारा रिक्त स्थानों से संबंधित प्रश्न है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे। देखिए, जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो खोखले होते हैं, हल्के होते हैं, और क्षतिग्रस्त बीज जो है वो जल की सतह पर जब उनको जल में डाला जाएगा तो वो जल की सतह पर ऊपर तैरने लगेंगे। तो यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है तैरने लगेंगे। तो क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। आइए चर्चा करते हैं अपने दूसरे रिक्त स्थान पर। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से तथा आवश्यक है। देखिए, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश चाहिए और मिट्टी से दो चीज़, जल और पोषक तत्व, दोनों चीज़ आवश्यक है जो इसे मिट्टी से मिलते हैं। सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिलेगा और मिट्टी से मिलेगा जल और पोषक तत्व। तो इन दोनों खालिस्तान में आएगा आपके जल और पोषक तत्व। आइए चर्चा करते हैं तीसरे प्रश्न पर। अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। तो जो अब कौन सी चीज़ है जो अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है? तो इसमें आएगा आपके पॉलीथीन, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। पॉलीथीन या प्लास्टिक को आप मिट्टी में दबा दो, अगर आप 10 साल बाद में भी उसे निकालेंगे तो वो वैसा की वैसा ही निकलेगा। नायलॉन एक निर्मित रेशा है। देखिए, नायलॉन जो होता है एक मानव निर्मित रेशा है। तो यहाँ पे खालिस्तान में आएगा मानव निर्मित, क्योंकि नायलॉन जो होता है ये फैक्ट्रियों में तैयार होता है, एक संश्लेषित रेशा है। आइए चर्चा करते हैं अपने पांचवें खालिस्तान पर। खालिस्तान और फिर खालिस्तान है, धातु नरम होते हैं तथा इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए, दो धातुएं हैं जो बहुत ही नरम होती हैं। इसमें एक में आएगा सोडियम और दूसरे में आएगा पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों धातुएं बहुत ही नरम होती हैं और इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। देखिए, धातुएं कठोर होती हैं, जैसे आपने देखा सोना, चांदी, तांबा, क्या इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? नहीं। लेकिन दो धातुएं हैं सोडियम और पोटेशियम, इनको ये धातुएं नरम होती हैं और इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं छठे प्रश्न की। ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। कौन सा ईंधन समाप्त होने वाला होता है? जीवाश्म ईंधन। देखिए, जीवाश्म ईंधन होते हैं हमारे पेट्रोल है, कोयला है, डीजल है, ये सब जीवाश्म ईंधन है जो कि धरती के अंदर होता है। और किस तरीके से इनका निर्माण होता है ये आपको पता है कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी उथल पुथल हुई, उस समय जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं ज़मीन के अंदर दब गए थे। तो नीचे का ताप अत्यधिक था, ऊपर से दबाव अत्यधिक पड़ा, और नीचे ताप और दाब के फलस्वरूप जो वनस्पति थी वो कोयले में परिवर्तित हो गई और जो जीव जंतु थे वो पेट्रोल में परिवर्तित हो गए। तो ये दो ईंधन है, इसे हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। और ये जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला है क्योंकि इसकी जो नीचे मात्रा है वो सीमित है, वो कभी ना कभी अवश्य समाप्त होगी। अगर हम उसका इसी तरीके से अंधाधुंध उपयोग करते रहेंगे तो कुछ वर्षों पश्चात वो समाप्त हो जाएगा। हर चीज़ समाप्त हो सकती है। जैसे अगर हम पहाड़ से लगातार पत्थर भी लेते रहें तो पहाड़ तो बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन अगर उससे भी हम लगातार पत्थर लेते रहेंगे तो एक दिन वो पहाड़ का भी अंत हो जाएगा। ऐसे ही हमारे कोयला, पेट्रोल, डीजल, कोयला ये सब पृथ्वी में बहुत है, लेकिन अगर हम इनका ऐसे ही उपयोग करते रहेंगे तो ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनने में करोड़ों समय लगता है लेकिन खर्च करने में कुछ ही क्षण लगते हैं। आइए चर्चा करते हैं अपने सातवें प्रश्न की। जो पदार्थ वायु में जलते हैं कहलाते हैं। देखिए, जो पदार्थ वायु में जल जाते हैं उन्हें हम दाहे कहते हैं, दाहे। आइए चर्चा करते हैं आठवें प्रश्न पर। वर्षा फसलों, भवनों तथा मृदा के लिए हानिकारक होती है। कौन सी वर्षा होती है जो फसलों के लिए भी हानिकारक होती है, भवनों के लिए भी हानिकारक होती है, मृदा या मिट्टी के लिए भी हानिकारक होती है? तो उस वर्षा का नाम है अम्लीय वर्षा।
देखिए ऊपर आसमान में जब अम्ल ज़्यादा हो जाता है, फैक्ट्रियों का धुआं भी ऊपर जाता है। हम्म हमारे जो यातायात के साधन निकलते हैं इनका धुआं भी ऊपर जाता है। इस धुआं में अम्ल होता है और वो अम्ल ऊपर चला जाता है, वहाँ पर जाकर के इकट्ठा हो जाता है। और जब बरसात होती है तो उस बरसात के साथ ही वो अम्ल जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आदि नाइट्रिक गैसें, ये नीचे आती हैं। तो उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और वो वर्षा जब हमारी फसलों पर गिरती है, हमारे भवनों पर गिरती है, मृदा पर गिरती है, या हमारी त्वचा वगैरह पे गिरती है, हमारे बालों पे गिरती हैं, तो ये सब चीज़ें खराब हो जाती हैं, इन सब के लिए हानिकारक होती है। आइए चर्चा करते हैं 9वें प्रश्न की। मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है। देखिए मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी रंग का क्षेत्र जो होता है वो नीला होता है, और ये सबसे गर्म होता है। जो सुनार होता है ना, किसी चीज़ को पिघलाता है, तो अपने इसी ज्वाला का वो उपयोग करता है। आइए चर्चा करते हैं अपने 10वें प्रश्न की। हम श्वसन में गैस लेते हैं तथा गैस निकालते हैं। सब जानते हैं कि हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो एक खाली स्थान में आएगा ऑक्सीजन और दूसरे में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बड़ा प्रश्न है, धातु और अधातु में निम्न के आधार पर अंतर कीजिए। देखिए धातु दिखावट, दिखावट के आधार पर धातु चमकदार दिखती है और अधातु इसका विपरीत चमकदार नहीं होती है। देखिए धातु और अधातु के गुण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर हमें धातु का याद हो जाएगा तो अधातु का स्वतः ही याद हो जाएगा। जैसे दिखावट, धातु चमकदार होती है तो अधातु में लिखेंगे अधातु चमकदार नहीं होती है। कठोरता के आधार पर लिखेंगे धातु कठोर होती है और अधातु कठोर नहीं होती है। इसी प्रकार से आघात वर्तनीयता, चोट, आघात वर्तनीयता किसको कहते हैं? चोट को। जब चोट मारते हैं ना तो धातु तो आघात चोट को सहन कर जाती है, खंड खंड नहीं होती है, लेकिन तो धातु में तो लिखेंगे आघात वर्तनीय होती है और अधातु में लिखेंगे आघात वर्तनीय नहीं होती है। इसी प्रकार से हम तन्यता के बारे में लिखेंगे कि धातु तन्य होती है और अधातु तन्य नहीं होती है। इसी प्रकार से ऊष्मा का चालन, धातुएं ऊष्मा का चालन करती हैं और अधातुएं ऊष्मा का चालन नहीं करता है। देखिए धातुएं जो होती है ना उसमें ऊष्मा का चालन होता है। ऊष्मा का चालन कैसे होता है कि धातु होती है, उसके एक सिरे को अगर हम गर्म करेंगे तो स्वतः ही दूसरा सिरा अपने आप ही गर्म हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? इसी प्रकार से, लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। लकड़ी के एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा। तो धातुएं जो होती हैं ऊष्मा की चालक होती हैं और अधातुएं ऊष्मा की चालक नहीं होती हैं या ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं। विद्युत, विद्युत चालन, इसी प्रकार से धातुएं विद्युत का चालन करती हैं और अधातुएं विद्युत का चालन नहीं करती हैं। जैसे धातुएं, तांबा है तो तांबे में एक तरफ अगर करंट लगाएंगे तो वो करंट दूसरी तरफ पहुंच जाता है, लेकिन अधातुओं में, लकड़ी में ऐसा नहीं होता है। एक तरफ करंट लगाएंगे तो दूसरी तरफ वो नहीं पहुंचता है क्योंकि वो विद्युत का चालन नहीं करती हैं। अब इसके उदाहरण देख लो आप। धातुओं के उदाहरण हो गया सोना, चांदी, तांबा, लोहा। लेकिन जो अधातु हैं उनके सबके हो गए लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, अभ्रक। देखिए सोना, अब इनमें एक बार समरी के रूप में समझ लीजिए। सोना, चांदी है, तांबा है, सोना है, लोहा, ये सब कठोर होती है, सब चमकदार होती हैं, सब में विद्युत ऊष्मा का चालन करती हैं, सब विद्युत का चालन करती हैं, सब आघातवर्तनी होती हैं और सभी तन्य होती हैं। और इधर लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, अभ्रक ना ये कठोर होती हैं, ना तन्य होती हैं, ना विद्युत का चालन करती हैं, ना ऊष्मा का चालन करती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में समझाए हुए सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो इसे अच्छे से याद करें और लिख लिख करके याद करें। लिख करके याद करेंगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। इसको अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।